हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता ही है, पंकज सर पैटर्निटी लीव पर हैं। कुछ दिनों के लिए वो डेली करंट अफेयर की क्लासेस नहीं ले पाएंगे, इसलिए डेली करंट अफेयर की क्लासेस को मैं लेने वाला हूं। आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन और डिस्कस कर लेते हैं 16 सितंबर 2025 के सभी इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स को। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण मंत्रालय ने सह्याद्री टाइगर रिजर्व में बाघों के स्थानांतरण को मंजूरी दी है। सह्याद्री टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सह्याद्री टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सह्याद्री टाइगर रिजर्व के अलावा तदोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व भी है और पेश टाइगर रिजर्व भी है। हाल ही में एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री ने सह्याद्री टाइगर रिजर्व में 8 टाइगर्स के ट्रांसलोकेशन को अप्रूव किया है। इन 8 टाइगर्स को तदोबा अंधेरी और पेश टाइगर रिजर्व से लाया जाएगा। इस ट्रांसलोकेशन का उद्देश्य सह्याद्री टाइगर रिजर्व में टाइगर पॉपुलेशन को बढ़ाना है। इसके शुरुआती फेज में हम देखेंगे कि 2 टाइगर्स को तदोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व से सह्याद्री टाइगर रिजर्व में लाया जाएगा। सह्याद्री टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये वेस्टर्न घाट्स की सह्याद्री रेंज में स्थित है। इसकी लोकेशन महाराष्ट्र, इंडिया है। एरिया की बात करें तो लगभग 1167 स्क्वायर किलोमीटर में यह फैला हुआ है। इसकी स्थापना 2008 में की गई थी। टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, टडोबा नेशनल पार्क और अंधेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिलकर बनता है। ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये चंदरपुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में आता है। इसका कुल मिलाकर एरिया 1727 स्क्वायर किलोमीटर है। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। इसके अलावा पेश टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी आता है। ये टाइगर रिजर्व इसलिए स्पेशल है क्योंकि इसी टाइगर रिजर्व पर रुडयार्ड किपलिंग ने द जंगल बुक किताब लिखी है। इसका टोटल एरिया लगभग 1180 स्क्वायर किलोमीटर है। इसकी स्थापना 1977 में की गई थी। आइए अब जान लेते हैं भारत में टाइगर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। लास्ट टाइम टाइगर पॉपुलेशन को लेकर टाइगर सेंसस 2022 में की गई थी। उस सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया में टाइगर पॉपुलेशन 3682 है। सबसे ज़्यादा टाइगर्स हमको मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं, 885। अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा टाइगर्स किस टाइगर रिजर्व में हैं, तो जिम कॉर्बेट जो कि उत्तराखंड में है, वहाँ पर 260 टाइगर्स हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को लॉन्च किया गया था और 29 जुलाई को हर साल इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बात करी टाइगर रिजर्व के बारे में और टाइगर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। भारत में पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, इंडिया में वर्ल्ड टीक कॉन्फ्रेंस पहली बार कोची केरला में आयोजित की जाएगी। राइट आंसर बी, कोची केरला। वर्ल्ड टीक कॉन्फ्रेंस का ये 5वां संस्करण होगा और इसका आयोजन 17 से लेकर 20 सितंबर तक कोची केरला में किया जाएगा। इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भारत पहली बार पार्टिसिपेट करेगा। इस कॉन्फ्रेंस की थीम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द ग्लोबल टीक सेक्टर, अडेप्टिंग टू फ्यूचर मार्केट्स एंड एनवायरनमेंट। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है टीक सेक्टर के बारे में चर्चा करना। अब बात आती है कि इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कौन करेगा। तो इस कॉन्फ्रेंस को केरला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसके अलावा और भी संगठन हैं जो इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करेंगे, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल टिक इन्फॉर्मेशन नेटवर्क, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये सब मिलकर कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस इसलिए ज़रूरी है ताकि टीक सेक्टर में सस्टेनेबल खेती को बढ़ावा दिया जा सके और टीक के ग्लोबल ट्रेड को बढ़ाया जा सके। भारत में टीक सेक्टर को बढ़ाने के लिए ये कॉन्फ्रेंस बहुत ज़रूरी है। वर्ल्ड टीक कॉन्फ्रेंस की बात करें तो टीक सेक्टर के लिए ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसको हर 3-4 साल में आयोजित किया जाता है। सबसे पहले इसकी शुरुआत 2011 में की गई थी। इस कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइजर होता है इंटरनेशनल टिक इन्फॉर्मेशन नेटवर्क और दूसरे अन्य इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। पहली बार इस कॉन्फ्रेंस को 2011 में कोस्टा रिका में आयोजित किया गया था और चौथी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो गाना में आयोजित की गई थी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने बात करी वर्ल्ड टीक कॉन्फ्रेंस के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं केरला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये एक फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसकी लोकेशन त्रिशूर केरला में है। इसका गठन 1975 में किया गया था। इंटरनेशनल टिक इन्फॉर्मेशन नेटवर्क की बात करें तो ये टिक को प्रमोट करने के लिए एक इन्फॉर्मेशन नेटवर्क है। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। FAO ने इसकी फंडिंग की थी। इसका हेडक्वार्टर केरला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में ही है। भारत में अगर हम टिक स्टेट्स की बात करें तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पर टिक ट्री हमको देखने को मिलती है और सबसे ज़्यादा टिक ट्री हमको मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। टिक का यूज़ फर्नीचर, बोट मेकिंग, आर्किटेक्चर, इन चीज़ों में किया जाता है।
चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आज का ऑफर ऑफ द डे। तो फ्रेंड्स, आज का ऑफर ऑफ द डे है जनरल स्टडीज़ फाउंडेशन बैच, जिसके अंदर फ्रेंड्स आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस, ये चारों सब्जेक्ट्स का फाउंडेशन बैच मिलने वाला है। इस कोर्स के अंदर आपको इन सब्जेक्ट्स की क्लासेस मिलने वाली हैं, डिटेल नोट्स मिलने वाले हैं, साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और यहाँ पर वन लाइनर्स भी मिलने वाले हैं इन सब्जेक्ट्स के, ताकि आप क्विक रिवीजन कर सकें अपने एग्ज़ाम से पहले। ये चारों सब्जेक्ट्स का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज आपको इस कोर्स के अंदर देखने को मिलेगा और फिलहाल इसकी ऑफर प्राइस है 240 रुपीज़ ओनली। तो फ्रेंड्स, इस कोर्स को एक बार ज़रूर देखें। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन चारों सब्जेक्ट्स के फाउंडेशन आपके अच्छे होने चाहिए। तो एक बार इस फाउंडेशन बैच को आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है 2025 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की अंतिम पदक तालिका में भारत की क्या रैंक रही। तो फ्रेंड्स, जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई है उसमें भारत ने तीसरे स्थान पर फिनिश किया है। तो राइट आंसर यहाँ पर सी, थर्ड। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन 4 से 14 सितंबर तक लिवरपूल, इंग्लैंड में किया गया। ये वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का पहला एडिशन था और इसमें 68 देशों ने पार्टिसिपेट किया। भारत ने इस चैंपियनशिप में 4 मेडल जीतकर मेडल टैली में तीसरा स्थान हासिल किया है। भारत ने 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। पहले पायदान पर रहा कजाकिस्तान, जिसने कुल मिलाकर 7 गोल्ड जीते, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल। उज्बेकिस्तान ने 6 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की बात करें तो ऑब्वियसली ये एक बॉक्सिंग की इंटरनेशनल प्रतियोगिता है जिसको हर 2 साल में आयोजित किया जाएगा। इसका ऑर्गेनाइजर है वर्ल्ड बॉक्सिंग। वर्ल्ड बॉक्सिंग बॉक्सिंग की गवर्निंग बॉडी है। इसका गठन 13 अप्रैल 2023 में ही हुआ है और इसका हेडक्वार्टर लॉज स्विट्जरलैंड में है। कुल मिलाकर 118 फेडरेशन इसके मेंबर हैं और फिलहाल इसके प्रेसिडेंट हैं बोरिस वैन डर वॉस, जो कि नीदरलैंड से आते हैं। चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2025 में एमी अवार्ड जीतने वाला सबसे युवा पुरुष विजेता कौन बन गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सिर्फ 15 वर्ष की आयु में ओवेन कूपर ने प्राइम टाइम एमी अवार्ड जीत लिया है और वो यंगेस्ट मेल बन गए हैं एमी अवार्ड जीतने वाले। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, ओवेन कूपर। प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2025 का आयोजन 14 सितंबर को लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया में किया गया। ये इस बार इनका 77वां एडिशन था। इसमें ओवेन कूपर एमी अवार्ड जीतने वाले सबसे यंगेस्ट मेल एक्टर बन गए हैं। उनको ये अवार्ड एडोलेसेंस सीरीज़, जो कि नेटफ्लिक्स पे आपको देखने को मिल सकती है, उसके लिए दिया गया है। उसमें उनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है। और भी फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट विनर्स रहे हैं उनकी लिस्ट हमारे सामने है। जैसे कि कॉमेडी सीरीज़ के लिए द स्टूडियो का अवार्ड मिला है, ड्रामा सीरीज़ के लिए द पिट्स को। और भी इंपॉर्टेंट कैटेगरीज यहाँ पर दी गई हैं जिनको आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित INS एंद्रोथ क्या है। तो फ्रेंड्स, INS एंद्रोथ एक इंडिजिनस एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट है। इंडियन नेवी को INS एंद्रोथ के रूप में दूसरी इंडिजिनस यानी कि स्वदेशी एंटी सबमरीन शैलो वाटर शिप मिल गई है। इसे गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा बनाया गया है। ये GRSE द्वारा बनाई जा रही एंटी सबमरीन शिप है। इस शिप का नाम लक्षद्वीप आइलैंड्स में से एक आइलैंड एंद्रोथ के नाम पर रखा गया है। INS एंद्रोथ की फीचर्स की बात करें तो इसमें 80% इंडिजिनस मटेरियल का यूज़ किया गया है। इसका टाइप है एंटी सबमरीन शिप। इसकी लेंथ है 77 मीटर। इस सबमरीन का जो इंजन है वो डीजल इंजन और वाटर जेट कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। एंटी सबमरीन शैलो वाटर शिप क्या होती हैं, तो फ्रेंड्स, ये ऐसी शिप होती हैं जिसे एनिमी सबमरीन्स डिटेक्ट नहीं कर सकती और डिस्ट्रॉय करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। शैलो वाटर यानी कि कम गहरे पानी में भी इनको यूज़ किया जा सकता है। इन शिप्स को एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए डिज़ाइन किया गया है। भारत ने एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर शिप प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसके तहत 16 शिप्स बनाई जाएंगी। इन शिप्स को कोची शिपयार्ड और गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा बनाया जाएगा। दोनों मिलकर 8-8 सबमरीन्स यहाँ पर बनाएंगी। ये शिप्स भारत की अभय क्लास शिप्स को रिप्लेस करने के लिए बनाई जा रही हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट रहेगी लगभग 12,622 करोड़। इससे पहले 8 मई 2025 को इंडियन नेवी को अपना पहला एंटी सबमरीन शैलो वाटर शिप IS अर्नाला दिया गया था। इस शिप को भी JRSE द्वारा ही बनाया गया था। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश द्वारा किया जाएगा। 2027 में जो शंघाई कोऑपरेशन समिट होने वाली है उसका आयोजन पाकिस्तान द्वारा किया जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, पाकिस्तान। 2025 में SCO समिट का 25वां संस्करण आयोजित किया गया था तेंजिन, चाइना में। इसके बाद फ्रेंड्स 2026 का जो 26वां संस्करण होने वाला है उसका आयोजन किर्गिस्तान के बिजिक शहर में किया जाएगा और 27वां संस्करण हमको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। SCO की बात करें तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है
और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। एससीओ देश दुनिया के 24% एरिया और 42% वर्ल्ड पॉपुलेशन को कवर करते हैं। एससीओ के मेंबर्स की अगर हम बात करें तो चीन, भारत, पाकिस्तान, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस, ये 10 देश इसके मेंबर हैं। फिलहाल इसके जनरल सेक्रेटरी है नूरलाल यरमेकबाएव। एससीओ की हिस्ट्री की बात करें तो 1966 में शंघाई 5 बना था, जिसके मेंबर थे चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान। उसके बाद 2001 में उज्बेकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया, फिर 2017 में इंडिया और पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया और 2023 में ईरान और 2024 में बेलारूस ने इसको पूर्ण सदस्य के रूप में ज्वाइन किया। हाल ही में एससीओ काफ़ी चर्चा में रहा है, तो यहाँ से हमको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। यहाँ पर हमको ये बात नोट करना चाहिए कि भारत ने अब तक एक बार 2023 में एससीओ समिट का आयोजन किया है। ये समिट वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कराई गई थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2025 महिला हॉकी एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? फ्रेंड्स, 2025 में जो महिला एशिया हॉकी कप हुआ है उसमें हम देखते हैं कि भारत ने सिल्वर मेडल जीता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, सिल्वर मेडल। 2025 वुमेन्स हॉकी एशिया कप का आयोजन 5 से 27 सितंबर तक होंगजो, चाइना में कराया गया था। ये इस कंपटीशन का 11th एडिशन था। इसमें एशिया की 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। इस कंपटीशन में हम देखते हैं कि चाइना ने भारत को फाइनल में 4-1 से हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया। भारत इस कंपटीशन में सेकंड पायदान पर रहा और उसे सिल्वर मेडल जीता। इस कंपटीशन को जीतने वाला हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लेता है। चाइना ने इसे जीतकर 2026 हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वुमेन्स हॉकी एशिया कप की बात करें तो उसकी शुरुआत 1985 में की गई थी। कुल मिलाकर 8 टीमें इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। इसको ऑर्गेनाइज करता है एशिया हॉकी फेडरेशन। सबसे ज़्यादा टाइटल यहाँ पर चाइना, साउथ कोरिया और जापान ने जीते हैं। भारत ने अब तक इसे 2 बार जीता है, 2004 और 2017 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारत के सबसे बड़े खेल परिसर का उद्घाटन किया गया। ये कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा खेल परिसर अब हमको नरनपुरा, अहमदाबाद में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर है बी, नरनपुरा, अहमदाबाद। 14 सितंबर को होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा भारत के सबसे बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इनॉग्रेशन नरनपुरा, अहमदाबाद में किया गया। ये दुनिया का सबसे एडवांस्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होने वाला है। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को 825 करोड़ की लागत से बनाया गया है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स क्या होता है फ्रेंड्स? तो ये एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर एथलीट्स, स्पोर्ट्समैन को ट्रेनिंग दी जाती है। अहमदाबाद के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हम देखेंगे कि ट्रेनिंग के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी को लाया जाएगा। भारत के स्पोर्ट्स सेक्टर की ग्रोथ के लिए ये कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इंडियन स्पोर्ट्समैन को सपोर्ट और बेटर ट्रेनिंग मिलेगी। भारत स्पोर्ट्स कंपटीशन में डेवलप्ड देशों के साथ कम्पीट कर सकेगा। भारत में स्पोर्ट्स बढ़ाने के लिए जुलाई में खेलो भारत नीति 2025 को लॉन्च किया गया था। इस नीति का ये उद्देश्य है कि भारत को 2047 तक स्पोर्ट्स में दुनिया का लीडर बनाना है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं 9th क्वेश्चन। इंडिया मार्केट एक्सेस पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो फ्रेंड्स, इस पोर्टल का शुभारंभ सेबी द्वारा किया गया। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। 12 सितंबर को सेबी ने इंडिया मार्केट एक्सेस पोर्टल को लॉन्च किया। इस पोर्टल का उद्देश्य है भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना। इस पोर्टल को सेबी ने एनएसई, बीएसई जैसे अन्य इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलकर डेवलप किया है। इंडिया मार्केट एक्सेस पोर्टल में क्या होगा? इस पोर्टल में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन और इंडियन मार्केट के बारे में जानकारी दी जाएगी। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? तो फ्रेंड्स, एफपीआई वो फॉरेन व्यक्ति, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो किसी देश जैसे कि इंडिया के शेयर मार्केट में या बॉन्ड मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। एफपीआई का इन्वेस्टमेंट जो होता है वो बेसिकली रिटर्न कमाने के लिए होता है। ये किसी कंपनी को ओन या मैनेज नहीं करते, वो सिर्फ यहाँ पर ट्रेडिंग के पर्पज़ से इन्वेस्ट करते हैं। जबकि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है वहाँ पर हम देखते हैं कि कोई बाहर की कंपनी या व्यक्ति भारत में सीधा निवेश करती है, उसको ऑपरेट भी करती है और उसका मालिकाना हक भी उसके पास ही होता है। तो ये अंतर होता है एफपीआई और एफडीआई में। भारत में एफपीआई को सेबी द्वारा रेगुलेट किया जाता है, जबकि एफडीआई को डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डीपीआईटी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रेगुलेट किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसको जरूर नोट करिएगा, यहाँ से हमको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आइए फ्रेंड्स, कुछ पॉइंट्स सेबी के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। भारत में शेयर मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ये काम करता है। 30 जनवरी 1992 को सेबी एक्ट पास किया गया था, जिसके तहत इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल गया था। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। फिलहाल इसके चेयरमैन हैं तुहिन कांत पांडे। तो यहाँ पर हमने डिस्कस करा इंडिया मार्केट एक्सेस पोर्टल के बारे में।
चलिए देखते हैं आज का 10th क्वेश्चन। महाराष्ट्र का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? महाराष्ट्र का नया राज्यपाल आचार्य देवव्रत को नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, आचार्य देवव्रत। 15 सितंबर को आचार्य देवव्रत ने महाराष्ट्र गवर्नर के पद की शपथ ली। इससे पहले महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन थे, जो कि अब भारत के 15वें वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं। आचार्य देवव्रत अब महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात के भी गवर्नर हैं। आचार्य देवव्रत हरियाणा से संबंधित हैं। 2015 से लेकर 2019 तक हिमाचल प्रदेश के वो गवर्नर रहे और फिलहाल वो महाराष्ट्र और गुजरात दोनों स्टेट्स के गवर्नर हैं। गवर्नर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा आर्टिकल 155 के तहत किया जाता है। आर्टिकल 155 कहता है किसी भी राज्य के गवर्नर की नियुक्ति प्रेसिडेंट द्वारा की जाएगी और आर्टिकल 239 के तहत यूनियन टेरिटरीज के उपराज्यपाल की नियुक्ति भी प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। यहाँ पर हमको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना चाहिए कि 7वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत ही एक व्यक्ति को एक से ज़्यादा राज्यों का गवर्नर बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने 16 सितंबर 2025 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देख लिया है। अब समय है रिवीजन का। तो आइए 15 सितंबर के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, नेपाली युवाओं के जेनजी विरोध के बाद अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स, नेपाल में इस समय अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला कार्की को नियुक्त किया गया है। राइट आंसर सी। सेकंड क्वेश्चन था, ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो इसका शुभारंभ किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। राइट आंसर बी। तीसरा क्वेश्चन, चौथे कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट का आयोजन किस शहर और देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन फ्रेंड्स रोम, इटली में किया जाएगा। राइट आंसर सी। फोर्थ क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन था, दुनिया का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित यानी कि एआई पावर्ड सरकारी मंत्री किस देश ने नियुक्त किया है? तो इसको अल्बेनिया ने नियुक्त किया है। राइट आंसर सी। छठवां क्वेश्चन, हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट 2006 के तहत किस प्रकार की परियोजनाओं के लिए पब्लिक हियरिंग में छूट दी है? तो यहाँ पर जो भी परियोजनाएं एटॉमिक मिनरल और स्ट्रेटेजिक मिनरल प्रोजेक्ट्स के तहत आएंगी उनको EIA के तहत छूट दी गई है। तो राइट आंसर बी, परमाणु खनिज और रणनीतिक खनिज परियोजनाएं। सेवेंथ क्वेश्चन था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8,070 करोड़ की लागत से बनी बेराबी सेरांग रेल लाइन का उद्घाटन किया। ये रेल लाइन किस राज्य में स्थित है? तो ये रेल लाइन फ्रेंड्स मिजोरम में स्थित है। नाइन्थ क्वेश्चन था, DP लपांग जिनका हाल ही में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? DP लपांग मेघालय के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो राइट आंसर था यहाँ पर सी, मेघालय। 10th क्वेश्चन था, पहला नेत्रहीन महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस देश द्वारा किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, इसका आयोजन इंडिया द्वारा किया जाएगा। राइट आंसर सी। तो यहाँ पर हमने 15 सितंबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लिया है। अब समय है क्वेश्चन ऑफ द डे का। तो आइए सबसे पहले प्रीवियस डे के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? विच गैस इज रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस? तो यहाँ पर राइट आंसर था कार्बन डाइऑक्साइड CO2। सेकेंड क्वेश्चन था, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किस वर्ष शुरू किया था? तो उन्होंने दांडी मार्च 12 मार्च 1930 में शुरू किया था। थर्ड क्वेश्चन था, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज द ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड? तो ये फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। चलिए अब देख लेते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? द कॉन्सेप्ट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? सेकेंड क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मौजली किस नदी पर स्थित है? इन विच रिवर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड मौजली लोकेटेड? तीसरा क्वेश्चन है, स्टैगफ्लेशन शब्द का क्या अर्थ है? व्हाट डज द टर्म स्टैगफ्लेशन मीन? इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा 16 सितंबर 2025 का डेली करंट अफेयर सेशन एंड होता है। आई होप आपको आज का ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलेंगे फ्रेंड्स कल फिर एक बार 17 सितंबर के करंट अफेयर के साथ। जब तक के लिए सबको टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।